यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि चौधरी रसायन विज्ञान से संबंधित बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नेन्सेट समीकरण, गिब्स फ्री एनर्जी, उनके डेरिवेशंस हमने डेरिवेट किए थे। न्यूमेरिक उनका जो सूत्र था, फॉर्मूला था, वो हमने जनरेट किया था, निर्मित किया था। उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए उनसे संबंधित निकलने वाले जो क्वेश्चंस हैं, बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। उन क्वेश्चंस में से जैसे किसी भी सेल के लिए जो नेन्सेट समीकरण है, ठीक है, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है। उसी प्रोसेस में नेन्सेट समीकरण व साम्यावस्था स्थिरांक जो Kc है उसके मध्य क्या संबंध पाया जाता है। उसके अलावा कुछ सेल्स जिनके सेल विभव आप लोग ज्ञात करने, तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इन नेन्सेट समीकरण या नेन्सेट समीकरण जो है उसके द्वारा या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। या फिर किसी भी सेल का अर्ध सेल आपको दिया गया है तो अर्ध सेल के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसकी गणना करना, या फिर अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो है उसकी गणना भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा कर सकते हैं। उसी प्रोसेस में मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। उन देखिए वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डेनियल सेल के लिए नेन्सेट समीकरण लिखिए। नेनेस्ट समीकरण लिखिए। तो देखिए, चाहे से डेनियल सेल हो, अदरवाइज और कोई सेल आपको दिया गया हो, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे साथ में बनता है क्या कि नेनेस्ट समीकरण को लिखना, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी सेल के लिए नेनेस्ट समीकरण जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ बात आ रही है, नाम दिया गया आपको डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसकी जो सेल अभिक्रिया है वो और उसका जो सेल आरेख है उसके बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या करना चाह रहा है, हमारे साथ में दे रखा है Zn 2+ साल्ट ब्रिज Cu 2+ एंड Cu। ये डेनियल सेल का सेल आरेख है, सेल डायग्राम है। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप लोग लिख सकते हैं। ये इसका क्या है, सेल आरेख, और इसकी जो अभिक्रिया है उसको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, Zn + Cu 2+ = Zn 2+ C। देन उसी स्थिति में ये अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद। यहाँ अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो देन उस कंडीशन में जैसे हम लोग नेन्सेट समीकरण लिखना चाहें तो नेन्सेट समीकरण के अंदर किन पदों का उपयोग करके हम लोग उसको डेनियल सेल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर डेनियल सेल के किन भागों का उपयोग करके उसे नेन्सेट समीकरण के रूप में लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने लिखा कि नेन्सेट समीकरण की बात करें, किसकी बात की जाए, नेन्सेट समीकरण की। तो नेन्सेट समीकरण होता है E = E0 - 0.0591 अपॉन n log Kc। ये एक नेन्सेट समीकरण है जिसको हमने पिछली क्लास में डेरिवेट किया था। लास्ट जो क्लास अभी नहीं हुई थी उसके अंदर हमने इसको देखा था। उस स्थिति में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक तरीके से इस इक्वेशंस को देखते हैं। इस इक्वेशन में हमने पढ़ा या इस रिएक्शन में हमने पढ़ा कि ये अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद। यहाँ अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। एंड देन Kc जो होता है उसके लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था Kc = कंसंट्रेशन ऑफ उत्पाद या उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। इन दोनों चीज़ों को आप लोग Kc के रूप में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखा जा सकता है, E = E0 - 0.0591 अपॉन n log जो Kc है उसके लिए लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो इस रिएक्शन को जब पढ़ें तो इसमें हमने देखा कि ये जो पद है वो अभिकारक है और ये वाला जो पद है वो क्या है, उत्पाद। यहाँ इनको सॉलिड कंडीशन में पढ़ा गया है, यहाँ इसको एक्वस कंडीशन में पढ़ा गया है। ये इसके लिए एक्वस कंडीशन है और ये इसके लिए कैसी है, सॉलिड। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनकी सांद्रता को हमेशा एक मोल माना जाता है, या कहने का मतलब एक के इक्वल पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ से जिंक और जो कॉपर हैं, धातु के रूप में प्रेजेंट हैं, उनकी सांद्रता को एक पढ़ा जाएगा। तो इनको आप लोग न लिख करके सीधे ही हम लोग Cu2+ और Zn2+ को यहाँ लिख सकते हैं। उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं इसको Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता। तो सबसे पहले लिखे उत्पाद क्या है इसमें, Zn2+ एंड देन उसकी सांद्रता। और नीचे की ओर लिखें अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों के रूप में प्रेजेंट है क्या, Cu2+, तो देन लिख सकते हैं Cu2+ की सांद्रता, जो कि क्या है, एक तरीके से डेनियल सेल का नेंसेट समीकरण रूप है। डेनियल सेल का नेंसेट समीकरण रूप। इसी प्रकार से दूसरे अन्य कोई भी सेल आपको दिए गए हों, उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डेनियल सेल की गणना कर नेंसेट समीकरण की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, या फिर नेंसेट समीकरण आप लोग उसके लिए लिख सकते हैं। जैसा कि आपको एक सेल में एग्जांपल आपको लिख करके देता हूं, जिससे आप लोग इस बेसिस पे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपके लिए लिखा गया है Ni/Ni2+ साल्ट ब्रिज Ag+ एंड देन Ag, ठीक है। ये दोनों जो हैं एक्वस कंडीशन में प्रेजेंट है और ये सॉलिड अवस्था में क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस सेल के लिए भी आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, नेंसेट समीकरण आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने डेनियल सेल के लिए लिखा है। देन इस कंडीशन में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। के लिए नेंसेट समीकरण को लिखना, अर्थात नेंसेट समीकरण को डेनियल सेल के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से निकिल एजी जो सेल था वो भी यहाँ पे लिख करके एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया है। आप उसकी तरह जैसे कि हमने डेनियल सेल लिखा है, ठीक उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, निकिल और एजी जो सेल दिया गया था उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति में आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं क्या, कि नेंसेट समीकरण वह साम्यावस्था स्थिरांक Kc में वह साम्यावस्था स्थिरांक Kc में संबंध बताइए तथा उससे Kc की गणना कीजिए। इट मीन्स देखिए करना क्या है, नेंसेट समीकरण वह साम्यावस्था स्थिरांक Kc जो है इसके मध्य क्या संबंध पाया जाता है। हमने पढ़ा नेंसेट समीकरण जो पढ़ा उसमें एक पद के रूप में Kc आपके सामने लिखा गया था, ठीक है। एंड देन नेंसेट समीकरण का में उसका क्या योगदान है, किस वजह से इसको उपयोग किया जाता है, किस स्थिति में इसको उपयोग किया जाता है, इनसे क्या रिलेशन होता है इनमें एक दूसरे का। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उनके संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा Kc जो है उसको क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात किसी भी सेल की साम्यावस्था जो स्थिरांक है उसकी भी क्या अलग से गणना की जा सकती है। तो उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने प्रदर्शित किया गया था। जैसे कि बात करें हम लोग इसके आंसर की, Zn प्लस Cu2+ इक्वल टू Zn2+ प्लस Cu। ये क्या है आप लोगों के लिए, एक डेनियल सेल है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है,
एक तरीके से केसी के साथ इसका संबंध, पहले तो हमें नैनसेट समीकरण लिखना है और केसी के साथ उसका क्या संबंध पाया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तथा इसी से आप लोग केसी की गणना कैसे कर सकते हैं यहाँ देखेंगे। तो देखो एक बात मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, ZnCu2 प्लस इजकल टू Zn प्लस और Cu। इसमें यहाँ शुरुआत में दे रखा आपको अभिकारकों की सांद्रता और पीछे की ओर दे रखा उत्पादों की सांद्रता। और आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में लगातार परिवर्तन होता रहता है और लगातार परिवर्तन के दौरान क्षण भर के लिए वे एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसको कि आप लोग साम्य अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग देखें क्या कि जब मैं कहूँ कि आपके सामने स्थिति, ये रिएक्शन आपको दी गई है, ठीक है, उस स्थिति में जैसे कि बात कर लिया यहाँ Cu2 प्लस एक अभिकारक है जिसकी सांद्रता में क्या होती चली जाएगी, लगातार कमी होती चली जाएगी। इट मीन सांद्रता जो है इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। एंड देन दूसरी तरफ बात करें किसकी, Zn की, Zn2 प्लस, ठीक है, इसकी सांद्रता, क्योंकि ये क्या है, उत्पाद है और इसकी सांद्रता में लगातार क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके अंदर इनका जो साम्यावस्था स्थिरांक जो है उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 0। अर्थात कहने का मतलब कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। अर्थात कब, जब अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ही सांद्रता का मान समान होगा, जैसे ही ये साम्य अवस्था में आएंगे तो वहाँ पे वो जो सेल है वो कुछ क्षण के लिए कार्य करना बंद कर देगा। अर्थात उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 0। देन उसी प्रोसेस में हम इसको पढ़ने का प्रयास करें क्या कि Cu या सॉरी लिख सकते हैं हम लोग इसको, समय के साथ उपरोक्त अभिक्रिया में Cu2 प्लस की सांद्रता डिक्रीज होती है, कम होती चली जाती है, वह Zn2 प्लस की सांद्रता इंक्रीज होती है। एंड देन जैसे ही सांद्रता Cu2 प्लस की घटेगी और Zn2 प्लस की बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये किस में आ जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात होती है जिससे अभिक्रिया कुछ समय के लिए साम्य अवस्था में चली जाती है, कुछ समय के लिए साम्य अवस्था में होती है। और जब ये साम्य अवस्था में होती है तो उसके लिए इसका जो विभव है, अर्थात सेल विभव पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लीजिए, ठीक है, तो विभव जो है, विभव का मान 0 हो जाता है। विभव का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात E बराबर क्या हो जाता है, 0। अब देखिए इसके लिए, इस सभी के लिए हम लोग नैनसेट समीकरण लिखें, साम्यावस्था में उसको Kc के रूप में लिखा जाए और भैया विभव की वैल्यूएशन क्या लिख दी जाए, 0 लिख दी जाए। तो देन उस कंडीशन में इनके मध्य क्या संबंध बन करके हमारे सामने आता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके लिए नैनसेट समीकरण, जो कि पीछे अपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें लिखा था, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे बात करें हम लोग इसके लिए नैनसेट समीकरण की, नैनसेट या नेस्ट समीकरण क्या हो जाएगा, E सेल विभव है, E0 मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है, log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। देखिए इधर, यहाँ यदि E बराबर 0 व Zn2 प्लस बटा Cu2 प्लस इक्वल टू Kc रखने पर, तो देखिए इसमें
जब ई बराबर हम लोग 0 रखेंगे और Zn 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस के अंदर Kc के रूप में लिखेंगे तो हमारे सामने एक समीकरण निकल करके आएगा जिसके अंदर लेंसर्ट समीकरण और साम्यावस्था स्थिरांक जो है उसके मध्य क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें एक संबंध देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, उसके अंदर हमने लिखा है इसको ई बराबर 0 इजकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log Kc। देन यहाँ से इसको लिखा जा सकता है ई नॉट बराबर 0.0591 अपॉन एन log Kc, जो कि किसको दर्शाता है, एक तरीके से लेंसर्ट समीकरण व साम्यावस्था स्थिरांक Kc के मध्य संबंध को दर्शाता है। अर्थात यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मानक सेल विभव या मानक अपचयन जो विभव उसकी भी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब अपने पास आगे क्वेश्चन निकलता है कि उससे Kc की गणना आप लोग कैसे करेंगे, अर्थात Kc की गणना आप लोग कैसे कर सकते हैं, उस स्थिति को आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। आपको सेल डायग्राम दे रखा हो, सेल से संबंधित आंकड़े दे रखे हो, तो आप लोग आराम से उसके लिए मानक सेल विभव की भी गणना कर सकते हैं। किसके द्वारा, लेंसर्ट समीकरण के द्वारा। Kc की गणना भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देन उस कंडीशन में यहाँ लिखा है इसको मैंने समीकरण नंबर 2। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, Kc की गणना कैसे की जा सकती है। साम्यावस्था स्थिरांक जो है Kc, उसकी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से गणना कर सकते हैं। देखो समीकरण 2 से लिखे हम लोग इसको ई नॉट बराबर 0.0591 अपॉन एन log Kc। ये समीकरण हमारे पास में निकल करके आया है, जो कि क्या है, एक तरीके से लेंसर्ट समीकरण व Kc के मध्य संबंध को दर्शाता है, या फिर मानक सेल विभव व Kc के मध्य संबंध को क्या करता है, यहाँ से दर्शाता है, या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है या सेल विभव जो है उसकी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समीकरण के द्वारा गणना आसानी से कर सकते हैं। तो देन उसी स्थिति में इसको देखें हम लोग, हमें ज्ञात करना है क्या, Kc। तो हमने लिखा log Kc इक्वल टू एन ई नोट बटा 0.059, इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, log Kc की गणना कर सकते हैं। एंड देन इसको आगे और भी लिखा जा सकता है, Kc इक्वल टू एंटी लॉग एन ई अपॉन 0.0591, इसके द्वारा भी आप लोग क्या कर सकते हैं, Kc की गणना कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यानी उस स्थिति में अब एक बार इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि किसी भी सेल का जो सेल विभव जो है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, उसकी गणना कैसे की जा सकती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने बाकायदा क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसके आधार पर उसको क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। एक बार आप लोग क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए इसको आगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। उससे हम लोग किसी भी सेल के लिए ईएमएफ जो है या सेल विभव जो है उसकी गणना कर सकते हैं। वो कैसे होगी उसको देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। एक सेल दिया गया है, इसका नाम है, जो सेल है वो आपके सामने है Ni2 प्लस। ठीक है, इसमें Ni2 जो है उसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01 मोल साल्ट ब्रिज Ag प्लस एंड Ag की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है वो आपको लिख करके दे रखी है 0.1 मोल। ये सेल जो दिया गया है
इसका जो मानक सेल विभव है वो आपको इसमें बताया गया है। कहा गया कि सेल का मानक सेल विभव, सेल का मानक सेल विभव 1.05 वोल्ट दिया गया है। मतलब ये जो सेल आपके सामने लिखा गया है इसके लिए मानक सेल का विभव की वैल्यूएशन दे रखी है 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, आपसे सेल विभव की गणना करवा सकता है। किसके द्वारा? नेंसर्ट समीकरण के द्वारा। तो देखिए कैसे कहना चाह रहा है कि 1.15 वोल्ट क्या दे रखा है आपको, सेल विभव दिया गया है। तो सेल का मानक सेल विभव दे रखा है 1.05 वोल्ट। तो EMF की गणना कीजिए। EMF से मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट मीन्स सेल विभव आप लोग उसको बोल सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो देखिए ये सेल आपको दिया गया है, यहाँ से इस सेल को हम लोग दो रूपों में पढ़ सकते हैं। एक पद को इसके एनोड के रूप में और दूसरे पद को इसके कैथोड के रूप में क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो उस स्थिति में देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कैथोड के रूप में और एनोड के रूप में आप लोग किसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। तो देन यहाँ से देखिए Ni जो है, निकिल जो है, इसके इलेक्ट्रोड विभव, इट मीन्स मानक अपचयन विभव का मान Ag से कम होता है, अर्थात Ni2 प्लस जो है वो एनोड की भांति कार्य करेगा और Ag और प्लस जो और Ag जो है वो यहाँ किसकी भांति कार्य करेगा, कैथोड की भांति। इसका मालूम हमने पीछे पढ़ा, इसका अध्ययन पीछे किया है वैद्युत रासायनिक सारणी में। उसमें मैंने बताया था आपको कि जिसके लिए SRP का मान अधिक होता है, जिसके लिए SRP का मान अधिक होता है अर्थात मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, उसका हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। और जिसके लिए SRP का मान कम होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जिसका SRP अधिक होता है वो कैथोड की भांति व्यवहार करता है और जिसका SRP कम होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। तो देन जब निकिल एनोड की भांति व्यवहार करेगा तो इसको हम लोग एनोड के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, Ni इजकल टू Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम इस सेल के अंदर कैथोड पार्ट को लिखने का प्रयास करें, CaTHODE, तो कैथोड पार्ट को जब लिखेंगे तो यहाँ से आपको दिया गया है Ag प्लस, देन उसको लिख सकते हैं 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजकल टू 2Ag। आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, आपके लिए कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात इसको आप लोग एक रिएक्शन के रूप में, एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, Ni प्लस 2Ag प्लस इजकल टू Ni2 प्लस 2Ag, जहाँ Ag प्लस जो है उसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 मोल और Ni जो है उसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01 मोल। अब बात करते हैं किसकी, नेंसर्ट समीकरण की। हमें गणना किसकी करनी है, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना हमें यहाँ से करनी है। तो उस स्थिति में जब इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी गणना हमें अगर करनी है तो उस स्थिति में हम आप लोग यहाँ से किसको लिख सकते हैं, नेंसर्ट समीकरण को लिख सकते हैं और उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसकी गणना को किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं किसकी, इसके लिए नेंसर्ट समीकरण की। तो कह सकते हैं इसके अंदर ई सेल अर्थात मानक सेल विभव की बात करें अर्थात EMF की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से सेल विभव है। ठीक है, इजकल टू E0 अर्थात मानक सेल विभव जो कि आपके सामने लिखा गया है कितना, 1.05 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc एंड देन Kc के स्थान पर लिखा जा सकता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देन यहाँ से लिखा जा सकता है इसमें क्या, Ni2 प्लस की सांद्रता बटा Ag प्लस की सांद्रता का होल स्क्वायर। तो देखिए उस स्थिति में कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। E
मतलब सेल विभव ईएमएफ की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। ई नोट क्या है, मानक सेल विभव जिसकी वैल्यूएशन हमें दे रखी है प्लस 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन log Ni2+ की कंसंट्रेशन हमारे सामने लिखी गई है। Ni2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोल, तो देन उसको लिखा जा सकता है 0.01 अपॉन Ag जो है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.1 का स्क्वायर। देन जब इसको सोल्व करते हैं तो 0.1 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो 0.01 प्राप्त होगा यहाँ से, तो लिख सकते हैं इसको E बराबर प्लस 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, जब इसको पढ़ें तो क्या लिखेंगे 0.01 अपॉन 0.01 इस रूप में जब आपको लिखेंगे इसको, ठीक है, इस रूप में आप जब इसको लिखेंगे तो देन उस कंडीशन में यहाँ से हमें मिलेगा log 1, और आप अच्छे से जानते हैं क्या कि log 1 की वैल्यूएशन कितनी होती है 0। तो जब इस पद को आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एंड देन उस कंडीशन में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको प्लस 1.05 वोल्ट क्या होगा, इससे सेल का विभव होगा। देख लीजिए एक बार इसको कंप्लीटली, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे log 0.01 अपॉन 0.01 इससे कैंसिल होगा तो log 1 आएगा। log 1 की वैल्यूएशन किसके इक्वल होती है, 0 के। 0 को जब इस पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। एंड देन यहाँ पे n की वैल्यूएशन भी आप लोग क्या लिख सकते हैं 2। क्या 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर होने वाले या चेंज होने वाले या परिवर्तित होने वाले या दिए जाने वाले या लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है 2। देखिए यहाँ से क्या अपन लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़ी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, एक्सेप्ट किए गए। तो कहने का मतलब किसी भी धातु को धातु आयन में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक जो इलेक्ट्रॉन या आवेश की जो संख्या है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। देन n बराबर क्या लिखा अपन ने 2 लिखा, तो ये कंप्लीट पद क्या हो गया 0, और ये पद जब 0 हो गया तो जो EMF जो है इसके लिए क्या रिजल्ट निकल करके आ गया प्लस 1.05 वोल्ट, जो कि क्या है इस सेल के लिए कंप्लीट विभव हो सकता है। तो इसी प्रकार से अन्य कोई भी सेल जिसके लिए मानक सेल विभव आपको दिया गया हो और उसकी जो सांद्रताएं हैं उसमें होने वाला परिवर्तन आपको बताया गया हो, उस स्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक तरीके से उनके लिए EMF की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने को क्या कहता है। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो इससे संबंधित एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे है और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए नंबर 4 क्वेश्चन की जो है उसकी बात करते हैं आप लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने पढ़ा एक कंप्लीट सेल आपको दिया गया, एक पूरा सेल आपको दिया गया, ठीक है। उस पूरे सेल के लिए आप लोगों ने एक तरीके से नैनसेट समीकरण लिखने का प्रयास किया, नैनसेट समीकरण और केसी के मध्य संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया या ज्ञात किया आपने, उसको सीखा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों ने किसी भी सेल के लिए अगर आपको मानक सेल विभव और सांद्रताएं दे रखी हैं तो आराम से उसके EMF सेल विभव की गणना कर सकते हैं। अब ये तो बात थी कि कंप्लीट सेल के लिए आप लोग सेल विभव की गणना कर सकते हैं। क्या आप लोग एक अर्ध सेल के लिए सेल विभव की गणना कर सकते हैं? तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एक अर्ध सेल आपको दिया गया है, उसके लिए आपको किसकी गणना करनी है, सेल विभव की गणना करनी है। तो उस सेल विभव की गणना आप लोग कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए क्या करना चाह रहा है ये, एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, क्या कि किसी भी अर्ध सेल के लिए, किसी अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसके लिए सेल विभव की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो कह सकते हैं अर्ध सेल के लिए
अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना, या फिर कह सकते हैं सेल विभव की गणना कीजिए। अर्ध सेल के लिए सेल विभव, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या फिर ईएमएफ सेल विभव की गणना कीजिए। जैसे देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो, उसमें अर्ध सेल आपको बताया गया है, ठीक है, और अर्ध सेल जो है, ठीक है, उस अर्ध सेल के लिए क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, सेल विभव ज्ञात करवा रहा है। तो नैनसेट समीकरण का उपयोग करके ही आप लोग उस अर्ध सेल के विभव की भी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं बात करना चाहूँ कि जैसे सपोज दैट आपके सामने एक अर्ध सेल लिखा गया है M टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजकल टू M। यहाँ मेटल है, ये कोई भी धातु आयन हो सकता है, यहाँ पे Cu भी लिखा जा सकता है, Zn भी लिखा जा सकता है, निकल भी लिखा जा सकता है, Ag भी लिखा जा सकता है, किसी भी मेटल को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसी स्थिति में आप लोग उसके स्थान पर उसके धातु आयन्स को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने लिखा है एक क्या, अर्ध सेल। ये एक प्रकार का अर्ध सेल है, ठीक है, पूर्ण सेल नहीं है। इस अर्ध सेल को हम लोग सबसे पहले तो किस रूप में लिखें, नैनसेट समीकरण के रूप में लिखें। तो देखो, नैनसेट समीकरण के रूप में जब इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे उपरोक्त अर्ध सेल को नैनस्ट समीकरण के रूप में लिखने पर कैसा प्राप्त होगा ये हमें, E इजकल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लोग कैसी, और कैसी के लिए लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस अर्ध अभिक्रिया के लिए ये एक तरीके से रिएक्टेंट की भांति व्यवहार कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो देन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता। एंड देन हमें मालूम है कि यहाँ M जो है वो सॉलिड कंडीशन में दे रखा है और ये आपको एक्वस कंडीशन में दे रखा है। तो उस स्थिति में M जो है उसके लिए कंसंट्रेशन का मान कितना हो जाएगा, 1 है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लोग 1 M2 प्लस। इस समीकरण के द्वारा किसी भी अर्ध सेल की सेल विभव की आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे आपको एक Cu का मानक अपचयन विभव दे रखा है, जैसे कह दिया जाए क्या कि एग्जाम्पल के रूप में बात करें, ठीक है, एक जैसे कॉपर है उसको इलेक्ट्रोड के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में लिखा गया है, इलेक्ट्रोड के रूप में। और आपको मालूम है कि कॉपर जो है उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है, 0.34 वोल्ट होती है। एंड देन उस स्थिति में कहा जाए क्या कि Cu का मानक अपचयन विभव, Cu का मानक अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट, जो कि पीछे की क्लास में हमने क्या किया है, पढ़ा है। उसके बारे में आपको क्या किया गया है, दिया गया है। यदि Cu जो धातु है उससे 0.1 मोल Cu2 प्लस का क्या होता है, निक्षेपण होता है, या फिर क्या होता है, प्राप्त होता है, या उसका जो विभव वहाँ पे आपको कितना मिलता है, उसकी सांद्रता जो है कितनी मिलती है, 0.1 मोल अगर आपको मिलती है, ठीक है, तो उस अर्ध सेल के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सेल विभव की गणना कर सकते हैं। तो कह सकते हैं यदि Cu मतलब कॉपर 0.1 मोल Cu2 प्लस सांद्रता के संपर्क में
हो तो सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव की गणना करें। ठीक है, तो यहां से देखिए अर्ध सेल आपको क्या दे रखा है, Cu दे रखा है, उसको अर्ध सेल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, Cu 2+ 2 इलेक्ट्रॉन इजकल टू Cu। ठीक है, इस रूप में क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या है आपके लिए, एक अर्ध सेल है। इस अर्ध सेल के लिए लेंसेट समीकरण हम लोग लिखे यहाँ से, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log, देखिए यहाँ से Cu अपॉन Cu2+, इस रूप में क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ, क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ से इसी समीकरण को हम लोग देखना चाहिए, हमें ज्ञात क्या करना है, ई सेल मतलब सेल विभव ज्ञात करना है यहाँ से अर्ध सेल का, या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। देन उस कंडीशन में लिखें इसको हम लोग ई नोट की वैल्यूएशन, देखिए यहाँ से ई नोट क्या है, मानक सेल विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देन उस कंडीशन में इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है आपको दे रखा है कितना, प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n से देखें यहाँ से कि Cu2+ जब Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो देन n की वैल्यूएशन कितनी लिखी जा सकती है, यहाँ पर 2 लिखी जा सकती है। बात करें लोग, Cu जो है वो एक ठोस अवस्था में प्रेजेंट दिया गया इलेक्ट्रोड है यहाँ से, देखिए इसके अंदर। देन आप लोग जानते हैं कि ठोसों के लिए सांद्रता का वैल्यूएशन 1 मोल माना गया है, इसको मैंने लिख दिया 1 मोल। और Cu2+ जो है वो कितनी सांद्रता के सेल के साथ संपर्क में आ रहा है, 0.1 मोल के में। तो देन उस कंडीशन में लिख सकते हैं 0.1। अब देखिए इधर इसको सोल्व करने का प्रयास करें हम लोग, आगे लिखने का प्रयास करें। तो देन E बराबर प्लस 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, देखिए यहाँ से इस दशमलव को कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 10। तो देन आप लोगों को मालूम है कि log 10 जो है, ठीक है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो लिख करके मिलकर के आती है आपको log 10 इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे E बराबर प्लस 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशन कितनी आती है निकल करके, देखिए इसको प्लस 0.34 माइनस 0.02 कितना आ गया 19। जब इसको आप लोग इसमें से लेस करेंगे, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो लगभग आपके सामने निकल कर के आएगा E बराबर प्लस 0.31 वोल्ट के समथिंग, जो कि क्या होगा, उपरोक्त जो अर्धसेल आपको दिया गया है, उपरोक्त जो अर्धसेल आपको दिया गया है उसके लिए सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव की गणना आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से बताए हैं। इन चारों क्वेश्चंस के द्वारा आप लोग इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रोसेस में आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग आगे जो अगला नया जो टॉपिक होगा उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।